उस समय पे एक माहौल बन गया था एक डर वाला कि भई टीपू सुल्तान जो है यहाँ पे चढ़ा हुआ कर दिया है। तो तब जो है वेलु तम्बी दलवा ने कुछ कलरी फाइटर लोगों को यानी कि जो कलरी प्रैक्टिस करते थे, उनमें से कुछ लोगों को जो है इस अ, चीज़ से लड़ने के लिए आगे उनको भेजा। वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले, ये एक कलरी सिखाने वाले व्यक्ति थे, कलरी फाइट को प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपने 20 लोगों के साथ टीपू सुल्तान की पूरी सेना के सामने जाके इन्होंने फाइट की। सीधे अंदर सेना में घुस के जो इन उनके जो मुख्य जो सेनापति थे, उनकी जो सेना के जो मुख्य लोग थे, उनका सीधा जाके इन्होंने वध कर दिया था। और टीपू सुल्तान जी को भी जो है, जो उस समय कहते हैं कि वो घोड़े पे थे, उनकी घोड़े को ही उन्होंने मार दिया था और वो नीचे गिर गए थे और टीपू सुल्तान भी बहुत मुश्किल से बच पाए थे। उस समय पे टीपू सुल्तान जी के पैर में जाके तलवार लगी थी करके कहते हैं और उसके बाद से वो परमानेंट रूप से अपाहिज हो गए। कलरीपयट्ट को अगर हम देखते हैं तो कलरीपयट्ट केरला में तो पहले से ही है। लोग जानते भी हैं इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपेयरिंग टू केरला टू अदर रीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे इसको लेके ज़्यादा इतनी संपूर्ण जानकारी नहीं थी या हम कह सकते हैं कि अ, एक इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो आज के दिन हम लोग इसके ऊपर बात कर कर रहे हैं कलरीपयट्ट के ऊपर, इसलिए मैं संगम टॉक का बहुत-बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए। एंड आज जो भी मैं जानता हूँ कलरीपयट्ट के बारे में या जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने दिन जो हम नॉर्थ इंडिया में जो कलरीपयट्ट कर रहे हैं या सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसके बारे में आज कुछ अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा और जो कलरीपयट्ट के बारे में हमने अपने गुरुओं से जो जाना है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर संगम टॉक टू गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी। कलरीपयट्ट की हिस्ट्री से लेके कलरीपयट्ट के आजकल के जो क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। कलरीपयट्ट की हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कलरीपयट्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द Hindu religion and Lord Parshurama is the founder for northern style of Kalaripayattu and from Shiva to Parshurama and then Parshurama to other humans. This is started in Kerala. तो केरला नहीं बोल सकते हम उस समय को, क्योंकि केरला, तमिलनाडु ये सब बाद में डिवाइडेड हुआ था। उस समय पे ट्रावनकोर, मलबार और तिरुकोच्चि करके इस तरीके से डिवाइडेड था। तो ट्रावनकोर एरिया में ज़्यादातर कलरीपयट्ट को और मलबार एरिया में कलरीपयट्ट को ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता था। तो अगर हम देखें कि कलरीपयट्ट को आज जो प्रैक्टिस जो मेजरली जो करते हैं, वो 2 भागों में करते हैं। 2 इसके प्रमुख घटक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि साउथर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट और नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट। इसको अगर हम मलयालम में बोलेंगे तो तेक्कन कलरी और वडक्कन कलरी। एक मध्य केरला भी है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन तेक्कन कलरी और वडक्कन कलरी है, ये जो 2 कलरीज़ जिसमें ज़्यादातर लोग आज इसमें ट्रेनिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके दोनों के ही संस्थापक जो हैं अलग-अलग हैं। बट जो प्राइमरीली अगर हम देखा जाए फ्रॉम शिवा टू परशुरामा और शिवा से ही जो है अगस्त्य मुनि। जैसे अगस्त्य मुनि का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो साउथर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट है, जो तेक्कन कलरी है, उसकी जो संस्थापक थे वो महर्षि अगस्त्य मुनि थे और नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट जो है वो उसके जो संस्थापक थे वो थे परशुराम जी। तो अब अगर हम देखें कि भई अगर कोई देखना चाहे कि भई कलरीपयट्ट के दोनों ही भागों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंशिएट है, तो बेसिक मूल तो दोनों का सेम ही है। लेकिन अगर इफ वी गो एंड सी द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड परशुरामा, एक ब्राह्मण होने के साथ-साथ वो एक अच्छे फाइटर थे, एक क्षत्रिय गुण था उनके अंदर। तो परशुराम जी वाज़ ऑलवेज़ with using lot of weapons like sword, like shield, like उनके हाथ में फरसा है। तो वेपनेटिक चीज़ों में ज़्यादा परशुराम जी का इन ज़ोन था। वो जॉनर उनका इस तरीके से था।
तो उसी प्रकार अगर हम महर्षि अगस्त्य मुनि को देखेंगे तो उनका तरीका थोड़ा अलग था। इसलिए जो सदेन स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट में अगर हम, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता इन दोनों में, लेकिन सदेन स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट में अगर हम देखें तो उसकी जो बाग है, वो किस तरीके से सिलेबस किया गया है, लाइक अडी तड़े, अडी तड़े इज़ ब्लॉक एंड हिट, अडी मुरे, अडी मुरे इज़ दैट कि मारने की प्रक्रिया, वो फाइटिंग वेज, एंड मर्मा अडी, यानी कि आप बोल सकते हो कि शरीर के जो वाइटल पॉइंट्स हैं, जिसको कलरी में हम मर्म बोलते हैं, तो उन मर्मों को बेस्ड होके जो फाइटिंग तरीके जो बताए गए हैं, उसको मर्मा अडी बोलते हैं। तो इस तरीके से सदेन स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट को इन हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। और उसी को अगर हम नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट में आते हैं, तो इसके 4 भाग हैं, मेइतारी, कोलतारी, अंगतारी और वरुमकई प्रयोग। तो ये जो चारों भाग बहुत ही एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर चाहेगा कि मैं सीधा अंगतारी करना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं, "सर हमें और कुछ नहीं सीखना है, आप हमें तलवार चलाना सिखा दो।" तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से एक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में उसके जो पहले चरण जितने इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट में मेइतारी, मेइतारी मतलब शारीरिक रूप से जो एक्सरसाइज़ेज़ और शारीरिक रूप से जो हमें जो भी एक फाइट के लिए ज़रूरत होती है, जो भी एक वॉरियर के लिए ज़रूरत है, शारीरिक रूप से जो निपुणता चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें मेइतारी से मिलता है कि पैर कितना उठाना है, पैर कितना स्ट्रेच होना है, कितना अच्छी तरीके से आप जंप लगाते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप दौड़ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मेइतारी में होता है। जब शारीरिक रूप से बच्चा जब निपुण होता है, तभी जो है गुरुकुल उसको जो है लकड़ियों के वेपन से प्रैक्टिस कराते हैं। जब लकड़ियों के वेपन से प्रैक्टिस करने लगता है बच्चा, तो उसका लकड़ियों के वेपन से प्रैक्टिस करने का जो सारा डर है, वो निकलना चाहिए। जैसे कोई अगर बहुत ज़ोर से अगर लाठी लेके आपके पास मारने आ रहा है, तो एक बिना प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा जो है उससे थोड़ा डर जाएगा। लेकिन कलरीपयट्ट में यही सिखाते हैं कि पहले लकड़ियों के वेपन से प्रैक्टिस करके वो डर निकाला जाता है। जब उनके अंदर ये जब डर निकल जाता है, तो उसके बावजूद जो है उनको हम लोग मेटालिक वेपन जैसे स्वॉर्ड हो गया, डैगर हो गया, इन तो सिस्टमैटिकली ये चीज़ प्रैक्टिस कराते हैं कलरी में। और लास्ट में जाके हम लोग वरुमकई प्रयोग को प्रैक्टिस करते हैं। वरुमकई में ये होता है कि किस तरीके से मर्म स्थान का प्रयोग करना है, किस तरीके से अगर आपके सामने कोई औज़ार से आपकी ओर अटैक कर रहा है और आप बेयर हैंड हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप किस तरीके से उनसे टैकल करना है। तो इस तरीके से काफ़ी एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कलरीपयट्ट को नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट में भी डिफाइन किया गया है। तो ये है 2 मेजर जो डिफरेंसेस हैं सदर्न और नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट में अगर हम देखते हैं तो। उसके अलावा अगर हम देखें हिस्ट्री के बारे में, जो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, कि अगर हम हिस्ट्री को परशुराम जी से थोड़े आगे आके, उनके बाद क्या हुआ और किस तरीके से कलरीपयट्ट आज अ, लोगों के बीच में है, ये इस बात को भी हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जो हम कलरीपयट्ट सीखते हैं, ये उसका एक बहुत ही मूल रूप है। काफ़ी सारी कलरीपयट्ट के जो बेसिक थे या काफ़ी सारी कलरीपयट्ट की जो कला थी, जो विद्या थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं, हम बोल सकते हैं। तो उसके लुप्त होने के पीछे या उसके खत्म होने के पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम देखें, तो जो ब्रिटिश का जो हमारे इंडिया में जो इतने साल तक राज करते थे, उन्होंने इस आर्ट को सिखाने के लिए और सीखने के लिए प्रतिबंध कर दिया था, कि कोई भी ये आर्ट प्रैक्टिस करेगा, कोई भी ये आर्ट को सिखाएगा, तो वो उस समय कानूनन जुर्म था। कोई नहीं सीख सकता था, कोई नहीं सिखा सकता था। ये ब्रिटिश का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में जब उन्होंने इसको किया। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि ब्रिटिश ने इसको क्यों बैन किया? व्हाट वाज़ द रीज़न? ये तो एक मार्शल आर्ट है, क्यों इन्होंने इसको बैन किया करके ये भी हमें सोचना चाहिए। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो किंगडम ऑफ ट्रावनकोर है, मैं बहुत पहले की बातें नहीं बताऊँगा, लेकिन जो जस्ट इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, उसकी कुछ चीज़ें मैं आज यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, कि जो
ब्रिटिश के टाइम पे जो किंगडम ऑफ ट्रावनकोर में एक जो उस समय के जो ट्रावनकोर का जो प्राइम मिनिस्टर था, उनको वेलु तंबी दड़वा नाम था उनका। वेलु तंबी दड़वा, जो कि अगर आप केरला की हिस्ट्री के लिटरेचर उठाएँगे, तो आपको उसके उनके बारे में, उन राजा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा और आप देख सकते हो उसको। वेलुतंबी दलवा जो ट्रावनकोर था, ट्रावनकोर में जो उस समय जो काफ़ी फ़ेमस है हमारे हिस्ट्री की बुक में, उनका नाम है टीपू सुल्तान। हर कोई नाम जानते हैं उनके बारे में। अच्छे एक योद्धा थे, फाइटर थे। टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान के जो फादर थे हैदर अली, वो हमेशा से ट्रावनकोर पे राज करना चाहते थे या अपने साथ इनको कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो टीपू सुल्तान के अंदर भी एक मंशा थी कि जो उनके पिताश्री का जो इच्छा है कि ट्रावनकोर पे हमारा राज होना चाहिए, वो उन्होंने भी कोशिश किया। तो ट्रावनकोर पे जब टीपू सुल्तान ने अपनी बड़ी सेना के साथ आके जब चढ़ावा किया, तो उस समय पे उन्होंने जो तिरुकोच्ची है, वहाँ तक वो पहुँच गए थे और काफ़ी सारे जैसे नॉर्मल एक वार में हमेशा यही देखा गया है कि वार जब होता है तो हमेशा जो उस प्रांत के लोगों का जो बिलीव है, या उनका जो बिलीफ है या उनका जो धार्मिक स्थान है, उन सबको डिस्ट्रॉय करना, उनके ऊपर अपना एक रुतबा बनाना, ये एक वार का एक कैरेक्टर हुआ करता था। तो उस समय पे सॉरी टीपू सुल्तान ने भी यही किया, तिरुकोच्ची के कुछ भागों में आके। तो एक उस समय पे एक माहौल बन गया था एक डर वाला कि भई टीपू सुल्तान जो है यहाँ पे चढ़ावा कर दिया है। तो तब जो है वेलुतंबी दलवा ने कुछ कलरी फाइटर लोगों को, यानी कि जो कलरी प्रैक्टिस करते थे, उनमें से कुछ लोगों को जो है इस अ, चीज़ से लड़ने के लिए आगे उनको भेजा। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति है, जिनका नाम है वैक्कम पद्मनाभ पिल्लई। वैक्कम पद्मनाभ पिल्लई। ये एक कलरी सिखाने वाले व्यक्ति थे, कलरी फाइट को प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति थे। इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इसका कुछ समाधान या आप आगे बढ़ के, ये सेना नहीं थी उस समय पे। ये जो लोग जो गए थे, ये लोग सेना के लोग नहीं थे। ये सिर्फ कलरी प्रैक्टिशनर्स थे। तो ये वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले जो है और उनके कुछ साथी, करीब कहते हैं हिस्ट्री में कि हमारे गुरुओं से या हम लोग हिस्ट्री के बारे में जब चर्चा करते हैं और कुछ चीज़ें इनके बारे में लिटरेचर भी है, कि कहते हैं कि इन्होंने अपने 20 लोगों के साथ टीपू सुल्तान की पूरी सेना के सामने जाके इन्होंने फाइट की। सिर्फ 20 लोग, जो कलरी फाइट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कहते हैं कि वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले इतने खतरनाक एक अच्छे प्रैक्टिशनर थे कि इन्होंने पूरी की पूरी सेना को जो है उनके ज़मीन से खदेड़ दिया। सिर्फ 20 लोगों ने। तो इनका जो कलरी वाले का जो हमेशा एक कैरेक्टर होता है कि जब वो प्रयोग करते हैं, तो मर्म स्थान पे ही प्रयोग करते हैं। तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट में आज पूछते हैं कि एक 10-20 हज़ार की सेना और 20 लोग जाके कैसे फाइट कर सकते हैं? तो ये अनबिलीवेबल, दिस इज़ जस्ट अ मिथ, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ़ ऐसे ही हिस्ट्री को तोड़-मरोड़ के बताया गया है करके बोलते हैं। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि कलरी वाला जब मारता है, तो वो सीधा मर्म स्थान पे ही मारता है। तो ये देखा गया था कि ये वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले की टीम ने, इन्होंने सीधे अंदर सेना में घुस के जो उनके जो मुख्य जो सेनापति थे, उनकी जो सेना के जो मुख्य लोग थे, उनका सीधा जाके इन्होंने वध कर दिया था। और टीपू सुल्तान जी को भी जो है, जो उस समय कहते हैं कि वो घोड़े पे थे, उनकी घोड़े को ही उन्होंने मार दिया था और वो नीचे गिर गए थे और टीपू सुल्तान भी बहुत मुश्किल से बच पाए थे इन लोगों से। ज़रा-सी एक चूक से ही टीपू सुल्तान बच गए थे और कहते हैं कि इन्होंने इतनी गंदी तरीके से उस युद्ध में मतलब एक नरसंहार कर दिया था इन लोगों ने जाके 20 लोगों ने, कि उस समय पे टीपू सुल्तान जी के पैर में जाके तलवार लगी थी करके कहते हैं और उसके बाद से वो परमानेंट रूप से अपाहिज हो गए थे। तो उनको जो है
सेना के लोगों में भगदड़ मच गई थी कि जो ऊपर के जो लोग हैं, जो मुख्य जो सेनापति है, उन उन लोगों की मृत्यु हो गई है करके। तो इस तरीके से सेना की मनोबल जो है उस समय पे थोड़ा-सा उनका टूट गया था और उस समय उनको वापस पीछे हटना पड़ गया था। उस समय पे वापस तो वो वापस गए। तो कहते हैं हिस्ट्री में कि टीपू सुल्तान का पहला एक पराजय था वो ट्रावनकोर के साथ युद्ध करके उन्होंने इसमें पराजय लिया करके। तो उसके बावजूद दोबारा भी टीपू सुल्तान ने अटैक किया, तब भी ट्रावनकोर को वो लोग कन्कर नहीं कर पाए थे। तो उस समय पे जो राजा थे या जो प्राइम सुप्रीम था ट्रावनकोर का, वेलुतंबी दलवा, उन्होंने उसके बाद इनको सेना में लिया। इसको वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले को उसके बाद सेना में लिया और बाद में जो सेकंड टाइम पे जो टीपू ने अटैक किया, जब वो नहीं कर पाए कनकर, तब उनको वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले को जो है सेना में जनरल की उपाधि दी गई थी। तो ये एक कलरीपाइट वाले लोग थे, वो अपने कलरीपाइट को प्रैक्टिस करते थे और सिखाते थे। इनकी गुण को देखने के बाद ही सेना में उनको इतना बड़ा रैंक में पहुँचा दिया गया था। तो ये कुछ हिस्ट्री के जो अनसंग हीरोज़ में आप बोल सकते हो। तो जो भी यूथ आज मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले के बारे में पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जितने बच्चे जुड़े हैं, उसमें से बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। क्योंकि अगर हम अपने टेक्स्ट बुक को देखते हैं, तो उनके बारे में कोई भी, किसी भी तरीके का कुछ भी इवन तो वेलुतंबी दलवा के बारे में पढ़ाते हैं, बट वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले के बारे में कुछ भी नहीं। तो ये एक अनसंग हीरो है, इनके बारे में आप लोग रिसर्च कीजिए, पढ़िए इनके बारे में, तो आपको काफ़ी कलरी के जो महत्व के बारे में पता चलेगा। रही बात हिस्ट्री के, ये कुछ चीज़ें थी कि कलरीपाइट की गरिमाता के बारे में मैं क्यों सीखना है या कितना एक इंटेंस मार्शल आर्ट है, उसके बारे में बताना चाहता था मैं, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बताया। अब आगे अगर हम बढ़े, तो उसके बाद ब्रिटिश बैन में 100 साल तक करीब ये चीज़ को बैन था। तो ब्रिटिश ने इसलिए ही बैन किया इस चीज़ को। आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि क्यों बैन किया है इस चीज़ को? तो वो कलरीपाइट के वजह से ही इतने निपुण फाइटर थे करके ब्रिटिश को समझ में आया था। क्योंकि ब्रिटिश भी इस ताक में थे कि ट्रावनकोर के ऊपर अपना सत्ता बनाए। तो बाद में जो उनका वैक्कम पद्मनाभ पिल्ले का जो पराजय भी जो हुआ वो ब्रिटिश से ही हुआ था एंड कहते थे कि उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश सोल्जर्स की हत्या किया था पद्मनाभ पिल्ले जी ने। तो यही एक रीज़न था कि ब्रिटिश इस आर्ट से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए इस आर्ट को वहाँ पे उस समय पे बैन किया गया कि भई आप सिखा भी नहीं सकते, आप सीख भी नहीं सकते। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री में देखें, आज के बच्चों को ये मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो अ, हमारे नॉर्थ इंडिया के रीजन के जो लोग हैं, कि उसके बाद इस कलरीपाइट को रिवाइव कैसे हुआ? कैसे ये दोबारा ये चीज़ उभर के आया? तो उसकी जो मोस्टली हम बहुत सारे जो क्रेडिट हम देख सकते हैं, कोटिकल कनारन गुरुकुल। ये जो नाम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस नाम को नोट कीजिएगा और ज़रूर इनके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज की दुनिया नहीं जानती। कलरीपाइट का सुप्रीम गुरुकुल कौन है करके अगर हम आज के बच्चों से पूछेंगे तो वो कुछ मूवी स्टार्स के नाम ले सकते हैं या एक्स वाई जेड लोगों के नाम ले सकते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। तो कोटिकल कनारन गुरुकुल, द नेक्स्ट गुरुकुल जो है, जिन्होंने हम कोटिकल कनारन गुरुकुल को ये बोल सकते हैं कि वो फादर ऑफ नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपाइट। तो कोटिकल कनारन गुरुकुल ने उस समय पे चुपके से बिना किसी को बताए इस चीज को कुछ लोगों तक इन्होंने सिखाने की कोशिश की और जो है उनका जो प्रथम 2 शिष्य थे या जिनके बारे में नोइंगली 2 शिष्य थे, सीवी नारायणन नायर गुरुकुल एंड टी श्रीधरन नायर गुरुकुल। ये 2 गुरुकुल थे जिन्होंने बाद में कोटिकल कनारन गुरुकुल के बाद इस कला को केरला के अलग-अलग रीजन में इन्होंने इसकी स्थापना की और लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेके सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो सीवी नारायणन गुरुकुल ने इस कला को पहली बार कलरी से निकाल के स्टेज में लेके आए
लोगों को दिखाए कि कलरी में क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जब कलरी पैट कभी भी जब प्रैक्टिस होता था केरला में, तो आपको पता है कि वो सूरज के उगने से पहले ही प्रैक्टिस खत्म हो जाता। तो लोगों को पता ही नहीं है कि कलरी में होता क्या है, कलरी कितना इंटेंस है, या कलरी में कितना अच्छे तरीके से एक व्यक्ति को हम शारीरिक रूप से किसी भी परिस्थिति के लिए उसको हम खड़े बना सकते थे, निपुण बना सकते थे। ये सारी चीज़ें केरला के लोगों को ही नहीं पता था, क्योंकि ये हिडन होता था। जिस तरीके से आज के जो मार्शल आर्ट होते हैं, जो कुछ चाइनीज़ मार्शल आर्ट हम प्रैक्टिस करते हैं, हम उनके यूनिफ़ॉर्म होते हैं, उनके वो जो क्लास का जो तरीका होता है, एवरीबॉडी नोइंग इट, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन केरला में ये तरीका ही नहीं था कि कलरी को जो है ओपन में प्रैक्टिस किया जाए या किसी के सामने अननेसेसरी उस चीज़ों को प्रयोग किया जाए, ये तरीका नहीं था कलरी का। तो सीवी नारायणन गुरुकुल ने इसको जो है जो स्टेज में लेके आए, और इनकी जो शारीरिक क्षमता को उन्होंने वेपन की जो यूज की तरीके जो है, इन सबको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे कलरी फाइट को इन्होंने शो किया, जिससे जो है बाद में जो है काफी लोग इसकी तरफ रुझान हुए। उसी प्रकार अगर हम टी श्रीधरन नायर गुरुकुल के बारे में देखते हैं, तो टी श्रीधरन नायर ने उस समय पे जो है आधिकारिक रूप से मलयालम में कलरी फाइट को टेक्स्ट बुक के तौर पे उन्होंने एक बुक को रचित किया था, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कलरी के जो मेई पाइट है, कलरी के जो वेपन्स है, इन सब चीज़ों को उन्होंने जो है आधिकारिक रूप से बुक के तौर पे भी उन्होंने उस समय पे निकाला था। काफ़ी अच्छे लिटरेचर को पसंद करने वाले व्यक्ति थे टी श्रीधरन नायर गुरुकुल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से ही जो है कलरी पाइट जो है धीरे-धीरे हर जगह पे फैले, और लोगों ने इसके बारे में जाना और इसको जो है प्रैक्टिस करने की स्टार्ट की। तो ये एक छोटा-मोटा एक रिव्यू मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में देना चाहता था। अब जो अगर हम आगे बात करें कि कलरी पाइट को जब मैं इसको अ, दिल्ली में हिंदी भाषा में, क्योंकि ये अगेन एक हमारे लिए एक टफ एक काम हो गया था कि कलरी पाइट जो हमने सीखा था मलयालम में सीखा। हम जो समझे मलयालम में समझे। कलरीपयट्ट को सिखाते वक़्त एक बोल होता है जिसको वाईतारी बोलते हैं, कमांड जो बोलते हैं, वो भी मलयालम लैंग्वेज में ही है। अब जब नॉर्थ में जब इस चीज़ों को जब हमने सिखाना शुरू किया, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि अगर मैं एक बच्चे को मलयालम कमांड दूँगा तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भई ये क्या चीज़ है, कि सर क्या बोल रहे हैं। तो अब ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है कि वलद क्या होता है, एडद क्या होता है, काल क्या होता है, अमरचा क्या होता है, वडिव क्या होता है। इन सब चीज़ों को हमने फिर जो है हिंदी लैंग्वेज में इनको अ, समझाए, इनको ट्रांसलेट किए, और फिर जाके बच्चों को उसकी अहमियत का पता चलता था कि अच्छा सर क्या बोल रहे हैं। ये इस तरीके से बोल रहे हैं करके। तो हिंदी बा तो ये अगर देखा जाए ना कि ये केरला में ही सीमित रह गया है ये मार्शल आर्ट। कोई मार्शल आर्ट किसी एक रीजन में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसकी गरिमा खत्म हो जाती है। तो इसको हमें कोई भी चीज़ को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, दूसरे लोगों तक इसको पहुँचाएँगे, तभी हम उस मार्शल आर्ट के जो असली जो उसकी जो गरिमा है वो हम दे पाएँगे, जब और लोगों तक ये बात पहुँचेगी और लोग इस बात को समझेंगे। तो अगर हम देखें कि भई क्यों ये चीज़ ज़्यादा बाकी जगह पे नहीं है, क्यों कलरीपयट्ट कंपेयरिंग टू अदर मार्शल आर्ट से पीछे रह गए, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न ये भी है कि एक मलयालम लैंग्वेज में ही ये चीज़ था, और हमारे भारत में कितने लोगों को मलयालम आता है? एक सिर्फ़ केरला के लोगों को ही मलयालम आता है, और वो चीज़ इसलिए ही वहाँ पे ही सीमित रह गया। अब के जो जनरेशन है जो कलरीपयट्ट सीखते हैं या जो सिखाते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि इसको जो है अदर लैंग्वेजेस में भी सिखाएँ, हिंदी में सिखाएँ, इंग्लिश में सिखाएँ, है ना? तो इस तरीके से अब जाके कुछ चेंजेस इसमें आ रहा है कलरीपयट्ट में, और लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो जब इसको स्टार्ट किया यहाँ पे हिंदी में सिखाने का, तो इनको जो है एक-एक चीज़ को बताने में, समझाने में, या उन बच्चों को ये मलयालम की जो कठिन जो प्रोनाउंसिएशन है उसको करने में इनको अभी भी दिक्कत होती है, लेकिन ये अभी भी ये लोग इसको कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको सही तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मैं आज मेरे कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं,
तो मैं उनको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि भी कैसे कलरी पैड पे कलरी में प्रैक्टिस होता है, किस तरीके से कलरी में प्रैक्टिस होता है, किस तरीके से कमांड देते हैं और कैसे बच्चे उसको सुन के उसको प्रैक्टिस करते हैं करके। तो आज हम आपको एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, तो आपको थोड़ा इसका आइडिया मिलेगा। We have 3 students with me from Kalari Kendram. One is Prince and other one is Akshay and Kajal also here. So we will just showing you कि भी किस तरीके से कमांड देते हैं और किस तरीके से कलरी में बच्चे इसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो मेपाइट 1 के कुछ सीक्वेंसेस को शुरुआती सीक्वेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से होता है। अमरचा इडद गेरे वलद गेरे വലത് വാങ്ങി ഇടതും കൂട്ടി വാങ്ങിയാൽ മതി. ഇടത് കയറി വലത് കയറി വലത് വാങ്ങി എടുത്ത് ഇതൊക്കെ ചാടിക്കട്ടെ. ചവിട്ടി വലിഞ്ഞാൽ മതി. देवर पीछे जाइए. വലത്ത് നേരെ ഇടത്ത് നേരെ വലത്ത് നേരെ ഇടത് കൈക്ക് നോക്കിയാൽ देवर എടുത്ത് ഇതൊക്കെ ചാടിക്കട്ടെ. That's it. तो ये थैंक यू अक्षय, दैट्स इट, थैंक यू. तो ये एक एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि किस तरीके से शारीरिक अभ्यास कलरी में शुरुआती तौर पे होता है. अब आपने देखा कि ये जो तीनों बच्चे हैं ये केरला से नहीं है, ये लोग नॉर्थ इंडिया से ही है, हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं. तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इसको समझना या इसको करना बहुत टफ नहीं होता. थोड़ा सा दिन में ही ये लोग इसको समझ जाते हैं और इसको करते हैं. थैंक यू वेरी मच अक्षय, काजल एंड प्रिंस. एंड तो इसको हम इजीली दूसरे प्रांतों में दूसरे बच्चों को हम जो है हम इजीली इनको आगे बढ़ा सकते हैं, करा सकते हैं. तो ये इसलिए मैंने इस चीज को आपके सामने दिखाया. ये जो कलरी पाइट है इसके अंदर एक खासियत यह है कि गुरु शिष्य परंपरा. कलरी में कुछ लोगों के अंदर ये एक सोच होती है कि अरे ये तो हिंदुइज्म की चीजें हैं और ये दिस इज ओनली फॉर हिंदू पीपल, नॉट फॉर अदर रिलीजन पीपल. ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल करता है. जिस तरीके से टेक्वांडो है, कुंफू है, सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कोई रिलीजियस नहीं होता. उसी प्रकार से कलरी में भी कोई रिलीजियस चीजें नहीं होती. कलरी जो है एक स्कूल होता है, स्कूल में बच्चे आते हैं, उसमें एक टीचर होता है, उस टीचर का नाम गुरुकुल होता है और वो कलरी पैड को सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं. इसके अलावा कलरी पैड के अंदर नो रिलीजियस एक्टिविटी या नो रिलीजियस प्रमोशन, ठीक है. लेकिन ये हमें इस बात का एक रेस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कलरी के अंदर अपने कुछ शिष्टाचार होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो उस विद्या को आप सीखते वक्त आपको उसके लिए तो रेडी होना पड़ेगा. जैसे कलरी में एक बच्चा आता है तो वो कलरी गुरु के पैर छूता है, कलरी पूतरा छूता है, गुरु तरह छूता है, वो छू के अपने माथे से लगाता है. दिस इज द बेसिक ट्रेडिशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, जो कि कलरी में पहले भी था, आज भी होता है. तो कलरी पाइट को जब सीखने आप जाते हो तो उस कलरी का जो गुरु है वही सुप्रीम है, उसी की बात को मानी जाएगी. वो जो कह रहे हैं वो ही लास्ट वर्ड होता है. तो कलरी के अंदर ये कुछ डिसिप्लिन को शुरू से लेके अभी तक हम लोग पालन करते हुए हैं. हमने अपने गुरुजी के पैर छुए, हमारे गुरुजी ने उनके पैर छुए और जो भी जो शिष्टाचार थे, जो कलरी एक बच्चा जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं तो एक कलरी में एक आयुधा पूजा की जाती है. तो ये सारी चीजें जो शिष्टाचार होता है वो सारी चीजें मैं चेंज नहीं कर सकता या मेरे बच्चे आगे जाके उस चीजों को चेंज नहीं कर सकते. तो ये कलरी के जो तरीके हैं उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा हमको.
तभी इस कलरी के अंदर की जो गर्म्यता है या इस कलरी के अंदर की जो एक जो जान है वो तभी बना रहेगा। तो मेरे मेरे गुरुजी के साथ पर्सनली जो रिलेशनशिप है, वो मेरे पापा जी से भी ज़्यादा रिलेशनशिप है मेरे गुरुजी के साथ। मैं अपने लाइफ में आज कोई बहुत बड़ा डिसीज़न कुछ भी लेता हूँ, तो मैं पापा से पहले उनसे पूछता हूँ कि गुरुजी मैं ना कुछ ऐसे करने जा रहा हूँ, इज़ दिस राइट और रॉन्ग? तो ये एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो कलरी में जब बच्चे आते हैं तो कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, सब भाई होते हैं, बहनें होती हैं और हम लोग एक-दूसरे के लिए जो बच्चे होते हैं, वो एक-दूसरे के लिए एक सिबलिंग काइंड ऑफ एक प्यार होता है। जैसे आज भी मैं जब केरला जाता हूँ, जब मैं अपने साथी लोग जो मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं, जो लोग मेरे हैं या जो भी मेरे को दिल्ली में भी जो लोग मिलते हैं, जो कलरी हमारे साथ जो उस समय करते थे, आज भी जब वो उनसे मिलते हैं, तो एक अलग एक प्यार होता है, एक अलग एक मोहब्बत होता है, हम बहुत मिल के बातें करते हैं क्योंकि एक बाउंडेशन जो है कलरी उनके अंदर एक एक बॉन्डिंग जो है कलरी उनके अंदर जनरेट कर देता है। तो कहते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के 1 या 2 साल कलरी को दे दिया या 6 महीने भी कलरी को दे दिया, तो वो कलरी के बिना फिर अपनी ज़िंदगी को नहीं काट पाता है। वो उतना उसके साथ डिवोशन हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। कलरी के बिना रहना फिर मुश्किल हो जाता है। या अगर वो कलरी को छोड़ देता है, तो फिर वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये सोचता है कि यार कलरी छोड़ के मैंने कुछ गलत कर दिया या मैंने कुछ मतलब कुछ कमी हो गई है मेरी ज़िंदगी में करके ये फ़ील आने लगता है उस बच्चे के अंदर। तो इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट हो जाता है कलरी के अंदर। तो अगर आप कोटेकल कनारन गुरुकुल को देखेंगे, तो वो एक तीयन करके एक कास्ट होता था हमारे केरला में। उस कास्ट के है कोटेकल कनारन गुरुकुल और सीवी नारायण नायर को अगर देखेंगे तो वो नायर कास्ट के थे। लेकिन सीवी नारायण नायर ने कभी उनको एक दूसरे कास्ट के व्यक्ति है करके कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। सीवी नारायण नायर ने हमेशा कोटेकल कनारन गुरुकुल के पैर छू के ही उन्होंने अपना विद्या का आरंभ किया है। तो उन्होंने ही हमें एक मार्गदर्शन दिखाया है कि कलरी जब होता है, तो कलरी से बाहर होता है बाकी सारी चीज़ें। कलरी में हम हमारा है कलरी। तो कलरी को हम उसी तरीके से पूछते हैं, मानते हैं और मानते हैं। अब रही बात जो हम कलरी को जब मैंने यहाँ पे दिल्ली में स्टार्ट किया तो मैंने भी ना एक जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें दिल्ली में होता है कि एक आपने एक हॉल टाइप का रूम किराए पे लिया या फिर आपने उसको सेटअप किया एंड यू स्टार्टेड टीचिंग मैंने भी वही किया। तो मुझे ना वो मुझे जब मैं उस हॉल के अंदर जाता था बच्चों को सिखाने मुझे खुद ही फील नहीं होता था कि ये कलरी है करके। आई डिडन्ट गेट दैट फीलिंग। तो उसके बाद ही हमने ये सोचा कि भई कलरी को हम कलरी की तरह ही बनाएँगे। तब जाके हमने मिट्टी डाला, ज़मीन को ठीक किया, पूतरा की स्थापना की, गुरुतरा की स्थापना की और यहाँ के बच्चों को जो कलरी केरला में जो फीलिंग होता है, वही सेम फीलिंग को इनको देने की हमने कोशिश की। जब हमने कलरी को कलरी बनाया, तो हमने खुद से भी देखा कि बहुत सारे लोग तब करने के लिए आ गए। तो ये कुछ सिस्टम्स है जो हमें हिस्ट्री से फॉलो करना चाहिए, उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे बच्चे जो नॉर्थ के बच्चे हैं, जो हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, वो लोग कलरी में आते हैं, कलरी में घुसने से पहले कलरी को छू के माथे से लगाते हैं, गुरुतरा छूते हैं, पुतरा छूते हैं, गुरु गुरु को छूते हैं। उनको कोई हेसिटेशन नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लोग उस कल्चर को वैसे के वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो जो कमिंग जनरेशन है, मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग इस इन चीज़ों को ऐसे ही आगे लेके जाएँ विथआउट एनी चेंज। क्योंकि जहाँ आपने चेंज किया, इसकी जो आत्मा है वही मर जाएगी। फिर आपको वो फीलिंग नहीं आएगा। तो जब मैंने यहाँ के बच्चों को कलरीपयट्ट को सिखाया तो मैंने देखा कि इन लोगों के अंदर बहुत डेडिकेशन है इस आर्ट को लेके। बहुत ज़्यादा दिल से ये बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये बेचारे मलयालम समझ भी नहीं पाते, लेकिन ये लोग उसको लिख-लिख के सीखते हैं और उसको प्रोनाउंसिएशन को पूछ-पूछ के मुझे परेशान करते हैं। तो इनके अंदर इतना डेडिकेशन है और ये बहुत दिल से सीखते हैं। आज ये
बच्चे जब इस आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं तो अगर ये सो भी रहे होंगे और मैं जाके वहां पे कमांड दूंगा अमर छा बैठ दिगरी बल दूंगी, तो ये खड़े होके फटाफट करने लगे क्योंकि इनको इतना ये चीजें रट चुका है। तो ये चीजें आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए, वो जो बॉन्डिंग और जुड़ाव है ये इसी तरीके से रहना चाहिए करके मैं मानता हूँ, और यही मेरी कोशिश है, और इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे विदाउट कोई चेंज किए बिना, बच्चे को केरला तक जाने की जरूरत ना पड़े। केरला काफी दूर है दिल्ली से या यूपी से, तो उनको हमें यहीं पे अगर वो चीजें देते हैं तो उनको जो है इस चीज को प्रैक्टिस करने में ज्यादा मजा आएगा करके मुझे फील होता है। एंड अभी कुछ लोग जैसे मैंने बीच में रेडियो में मैंने सुना कि जो डांस फॉर्म होते हैं, लोग डांस की बहुत कंपटीशन करते हैं, तो मैं रेडियो में ऐसे ही एक दिन गाड़ी में सुन रहा था कि इस बार हमारे डांस कंपटीशन में एक नया फॉर्म भी आया है एंड दैट फॉर्म इज कलरीपयट्ट। आई गॉट शॉक्ड कि दैट फॉर्म इज कलरीपयट्ट। सो ओके, ये मानते हैं कि लोग आर्ट को मॉडिफाई करते हैं और उसको एक अलग रूप देते हैं और उसको लोगों के सामने दिखाते हैं, उन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि नया फॉर्म आया है, दैट फॉर्म इज डांस फॉर्म, तो कलरीपाइट को जो अभी के जनरेशन के बच्चे, काफी बच्चे ये सोचने लगते हैं कि ये डांस है या मार्शल आर्ट है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके दिमाग में। अच्छा, कलरीपाइट डांस है। तो काफी सारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, "सर मैं कलरी डांस सीखना चाहता हूँ।" तो मैं उनको बोलता हूँ, "बेटा मैं नहीं सिखाता ये चीज़।" "नहीं सर, हमने पढ़ा है आपके बारे में, आप ही सिखाते हैं यहाँ पे, आप कलरी डांस सिखाते हैं।" मैंने कहा, "बेटा मैं कलरी डांस नहीं सिखाता, मैं कलरी मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ आपको। आई एम नॉट अ गुड डांसर, राइट?" सो कलरीपाइट में ज़ीरो डांस है। कलरीपाइट के अंदर बिल्कुल डांस नहीं है। अभी जो इन बच्चों ने करके दिखाया, आपको भी लगा होगा कुछ मूव्स जो है, इट्स लुक लाइक डांस, बट दिस इज नॉट डांस। कलरीपाइट के ईच एंड एवरी मूवमेंट जो हम कलरी में करते हैं, एवरीथिंग इज मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस की चीजें हैं। तो कलरीपाइट के अंदर कहीं भी डांस नहीं है, परफेक्टली ये चीज मार्शल आर्ट ही है, ज़ीरो। और लोग ये भी पूछते हैं कि कलरीपाइट जो है बाकी मार्शल आर्ट की तुलना में खड़े हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये भी लोगों के अंदर क्वेश्चन होता है, हो पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जो ट्रेनर या कुछ लोग जो कलरीपाइट को सिखाते हैं, वो बच्चों के अंदर उनकी जो क्वेश्चन है या वो जो सोचते हैं उसको पूर्ण रूप से उनको जो है सँभाल नहीं पाते या फिर उनको समझा नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है। ये एक लैकिंग चीज़ हो गया है कि लोग अब ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। अब उसको समझाना चाहिए कि कलरीपयट्ट के मूवमेंट क्या है, क्योंकि ये जो प्रथा है शुरू में ऐसे होती हुई आई थी। जब एक बच्चा कलरी में आता है, तो शुरुआती तौर पे कोई भी गुरुकुल जो है उसको, ये आप इस तरीके से पंच करो, यहाँ से मरोड़ के यहाँ पे डालो या फिर इस तरीके से लोक डालो, या आपको अगर जस्ट मुँह पे अगर घूसा मारेगा, तो आप जो है इसको इस तरीके से ब्लॉक कर देना, उस तरीके से कर देना। ये तरीका नहीं था कलरी को सिखाने का। कलरी में जब एक बच्चा आता है, तो उसको पहले शारीरिक रूप से गुरुजी एनालाइज करते थे। फिर उसकी मानसिकता को देखते थे कि वो किस तरीके का बच्चा है, कि ये कला या ये शक्तियाँ इस बच्चे को देंगे, तो ये समाज के लिए मिसयूज़ तो नहीं करेगा ये। ये भी एनालाइज़ेशन होता था कि उसके अंदर कितनी डिसिप्लिन है। जब एक गुरु को शिष्य के ऊपर पूर्ण रूप से बिलीव हो जाता था, तब जाके वो आगे की चीज़ें सीखता था। उससे पहले नहीं सिखाया जाता। तो तो मैं जब कलरी दिल्ली में सिखाने लगा, तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि एक बार कि गुरुजी, एक अच्छा शिष्य का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि अच्छा शिष्य मिलना मुश्किल हो गया है। नहीं, नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। मैंने अपने गुरुजी से बोला कि मेरे
नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं वो मुझसे बोलते हैं कि गुरुजी एक अच्छा गुरुकुल का मिलना, एक अच्छा टीचर का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। एक अच्छा टीचर मिले जिससे हम जाके सीखें कलरी पैंट या कोई भी एक्स वाई जेड जो कला है। तो मैंने ये चीज़ जब गुरुजी से शेयर किया कि मेरे बच्चों को ये लगता है दिल्ली में कि अच्छा टीचर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गुरुजी का ये कहना था कि हाँ, ये बात तो ठीक है शिंटो कि एक अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि एक अच्छा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब एक गुरु तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है। एक गुरु ढूँढ रहा है एक अच्छा शिष्य और एक शिष्य ढूँढ रहा है एक अच्छा गुरु। तो ये सारी चीज़ें आजकल के इसमें हो रहा है। अ, और मैं कलरी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग इच्छुक हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ कलरी पैंट हमारे साथ सीख रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस काम को कर रहे हैं करके। आज के जो टाइम में कलरी पैंट की रियलिटी को या कलरी पैंट के फैक्ट्स को बच्चों को बता के ही सिखाया जा सकता है। अब हम पहले के तरीके से कलरी पैंट को सिखा नहीं सकते। ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये मैंने जब यहाँ पे जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तो ये मैंने इसको फ़ील किया है। मुझे याद है कि जब मैं कलरी को सीखता था, तो हमने कभी गुरुजी से पूछा ही नहीं, गुरुजी ये नेरकाल क्यों करते हैं? ये वडिव क्यों करते हैं? ये सिम्हा वडिव क्यों करते हैं? ये गजा वडिव को क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ये मैं हमने कभी पूछा ही नहीं। लेकिन आज एक बच्चा जब कलरी में आता है, सबसे पहले जब एक चीज़ सीखने के बाद वो पहले पूछता है कि सर हम इसको क्यों करते हैं? इससे कैसे फाइट कर पाएँगे हम? क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को? तो ये पहले ही उसकी क्वेश्चन्स होते हैं। तो अगर आप उसके अंदर की उत्सुकता को नहीं समझ पाएँगे या उसको नहीं बताएँगे या अगर आप उसको जस्ट यही बोल देंगे, नहीं, नहीं, नहीं ये सब चीज़ें हम बाद में बताएँगे, ये अभी बताने की चीज़ें नहीं है, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग के जो तरीके हैं इसको थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए और लोगों को और ज़्यादा बता के देना चाहिए क्योंकि सारे मार्शल आर्ट जो लोग सीखते हैं, वो लोग बता के देते हैं। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि कलरी के अंदर जो मर्म प्रयोग है या कुछ जो वडिव के जो प्रयोग है, जो जिससे कि बहुत फैटल एरर हो सकता है, किसी के जान पे बन के ये बात अगर आती है, तो हमें जो है इस चीज़ को कुछ चीज़ों को हमें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को हम जो है जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बच्चों को बता के दे सकते हैं सेल्फ डिफेंस के, उनको बता के देना चाहिए। और अ, यू नो मैं ज़रूर ये भी बात कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जो करंट जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कलरीपाइट को खेलो इंडिया के माध्यम से एक स्थान दिया है। तो वो एक काफ़ी अच्छा कदम है कि इसको आप इंडिया लेवल में आप इसको उतार रहे हो और इसकी कॉम्पिटिशन करा रहे हो। ये एक काफ़ी अच्छा कदम मैं इस गवर्नमेंट का मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो है एटलीस्ट इसको रिकॉग्नाइज़ किया और खेलो इंडिया के माध्यम में इसको उतारा, जिससे कि बच्चों के अंदर अब और ज़्यादा एक उत्सुकता आ गई है कि हमको कलरीपयट्ट सीखना है करके। लेकिन आपने उसको उस लेवल पे उतारा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अब कोई बच्चा अगर यूपी में सीखना चाहेगा, कोई बच्चा अगर बिहार में सीखना चाहेगा और खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश या बंगाल या पंजाब में अगर इसको सीख के अ, अगर खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो उनके पास सीखने का ज़रिया बहुत कम है। ट्रेनर का ज़रिया बहुत कम है, कैलोरीज़ का ज़रिया बहुत कम है। तो उस फ़ील्ड में भी हमें अब आगे सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हम सब बच्चों तक पहुँचाएँ और इसको जो है हम दोबारा रिवाइव करें। तो रिवाइव ये चीज़ बाकी लोगों में या बाकी बच्चों में इंटरेस्ट ये तभी आएगा, जब सिखाने वाले बंदे को कलरीपाइट क्या है करके पता होगा। जब आप कलरीपाइट को ही नहीं जानते, तो आप कलरीपाइट को क्या सिखाएँगे? जो एक्शन्स आप प्रैक्टिस करते हैं, उस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा पहले। तब जाके आप बच्चों को सिखाएँगे कि इसका क्या
अहमियत है करके। जब बच्चे उसकी इंटरनल चीज को, उसके रियल एसेंस को जब आप फील करेंगे बच्चे, तो बच्चे इस आर्ट को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो उस लायक हमें जो है नेशनल तौर पे एक मोमेंटम चला के लोगों को जागरूक करके जो है इसको रिवाइव करने की हमें कोशिश कराना पड़ेगा। ये मुझे लगता है। The connection between Kung Fu and I'm sure many other martial arts. Could you name a few martial arts who have directly come out from this and also the Kung Fu connection? कलरीपयट्ट को जब हम पूर्ण रूप से बोलते हैं, कलरीपयट्ट द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि कलरीपयट्ट जो है जो मार्शल आर्ट की शुरुआत जो है वहाँ से हुई है करके हम काफ़ी लोग इसको बिलीव करते हैं। ये बात है कि कलरीपयट्ट से काफ़ी सारे मार्शल आर्ट निकला है। मैं सारे मार्शल आर्ट नहीं क्लेम करूँगा कि ईच एंड एवरी मार्शल आर्ट इज़ फ्रॉम कलरीपयट्ट ओनली, बट कुछ एकाध मार्शल आर्ट, कुछ जो चीज़ें जो आज की जो डेट में जो चाइनीज़ प्रांतों में जो प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे कलरी से ही निकला है। क्यों मैं इसको क्यों बोलना चाहूँगा, इसलिए हिस्ट्री में तो हम इस चीज़ को देखते ही हैं, हमारे गुरुओं ने भी इस चीज़ को बताया है। पर्सनली मेरे को चाइना विज़िट करने का मौका मिला था, जहाँ पे एक इंडिया चाइना के कुछ 150 साल रिलेशनशिप बॉन्डेशन का कुछ इवेंट था वहाँ पे, जहाँ पे कुंग-फू के लोग और के इंडिया से जो है कलरी के लोगों ने कंबाइंडली इस मार्शल आर्ट को हम लोगों ने परफॉर्म किया था चाइना में, और वो भी हमने शाओलिन टेम्पल में ही इसको परफॉर्म किया था। तो हम लोगों को मौका मिला शाओलिन टेम्पल घूमने का, देखने का, सारी चीज़ें समझने का। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर जाके पहाड़ों में जो बोधि धर्मन, जिनके बारे में काफ़ी सारे लोग जानते हैं, एक इंडियन मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर और एक साथ ही साथ साउथ से एक युवराज युवराज थे वो। उन्होंने जो है उनका नाम वहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, बोधि दे कॉल्ड इट दामो। बोधि धर्मन को उनके लैंग्वेज में वो दामो बुलाते हैं। और जिस गुफ़ा में वो बैठ के उन्होंने जो तपस्या की थी, जो वो ध्यान लगाते थे, उस गुफ़ा के बाहर उन्होंने इंग्लिश में ही एक बोर्ड लगाया हुआ है कि अराउंड 1600 एडी अ मॉन्क फ्रॉम इंडिया केम हियर एंड एस्टैब्लिश्ड दिस थिंग्स करके उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है करके। अब कुछ लोगों को ये कहना है कि कलरीपाइट को जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखता है, और कुंफू को जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखता है। तो बोधिधर्मन जी ने क्यों कलरी के सेम स्टाइल से कलरी कुंफू को नहीं सिखाया करके, इस तरीके से भी लोग कुछ बोलते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कलरीपाइट को अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो उस हिस्ट्री के कुछ पार्ट ही है जो हम करते हैं। नॉर्दर्न स्टाइल की कुछ पार्टी है जो हम करते हैं, सादर्न स्टाइल की कुछ पार्टी है जो हम लोग आज के डेट में जो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उस समय के जो लोग थे, जैसे मैंने वैकम पद्मनाभ पिल्लई के बारे में बोला, या फिर जो बोधिधर्मन जी है, उनका जो नॉलेज था वो काफ़ी एक्सट्रीम हाई लेवल तक इस कलरीपयट्ट की जो, या कलरीपयट्ट बोले या इस युद्ध कला की, उनकी काफ़ी सारी नॉलेज थी। तो उन कलाओं में से एक कुछ आध चीज़ ही है जो उन्होंने उनको कुंफू करके वहाँ पे उन्होंने सिखाया होगा जाके, मुझे लगता है। जो शैली है वो दूसरा शैली सिखाया है कंपेयरिंग टू आवर शैली। तो उन्होंने जो है जितना भी उन्होंने उसको सिखाया, चाइनीज़ लोगों ने उसको काफ़ी डेवलपमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा तरीके से उसको उन्होंने उसको बड़ा करके अच्छा काम किया है चाइना में उन लोगों ने। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें थी जो हिस्टोरियन जो पहले केरला में विज़िट करते थे, जो केरला के बारे में लिखते थे। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि यस, सम ऑफ Indian people are only gone there and established the things over there. वंडरफुल टॉक एंड आपके सारे कार्य के लिए दिल्ली में आकर सबको कलरी सिखाना। चाहे शाओलिन टेम्पल्स आज, चाहे उनका रूट कलरी में हो, आज वो बुद्धिस्ट से एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग और अनअबैशेडली बिल्कुल ओपनली बुद्धिज्म से एसोसिएशन मानी जाती है। शायद बोधि धर्मा भी एक तमिल बुद्धिस्ट मंक थे जिन्होंने जाकर कलरी सिखाया। उसी तरह से इसकी एसोसिएशन विद हिंदू धर्म, उसको मतलब उसमें शाइनेस आना शायद जरूरी नहीं है।
उसको बोल सकते हैं हम गुरु शिष्य परंपरा धर्म, हिंदू धर्म से एसोसिएटेड है। इट्स लाइक जैसे आजकल हो गया ना कि योगा हिंदू नहीं है, तो उसकी ये तो पूरी की पूरी सभ्यता में स्टीप्ड है कलरी योग। और दूसरा कमेंट इसी तरह से था टीपू सुल्तान के ऊपर, जैसे आपने बताया ट्रावनकोर पे हमला किया, और उस समय के जैसी प्रथा थी कि कोई भी राजा जाता था तो जो रिलीजियस सब्जुगेशन होती थी। एक्चुअली भारत में कभी भी किसी भी चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन राजा हो, हिंदू शैवाइट वैष्णवाइट, हिंदू तो कोई था ही नहीं, कभी भी एक दूसरे के मंदिर नहीं तोड़ते थे, कभी भी रिलीजियस ऑपरेशन नहीं होता था। ये एक्चुअली टीपू सुल्तान और जनरल इस्लामिक टायरेंट्स की बात है। हमारे संगम टॉक्स में द टायरेंट ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के ऊपर एक दो बहुत लेक्चर्स हैं। No, Rahul ji, thank you for asking this question. This is very valid question. There is no shyness to say proudly that this martial art belongs to Hindu Dharma. When I started my, when I started by saying about history of Kalaripayat, I told you that this art is from Lord Shiva to Lord Parashurama. उससे ज्यादा अब हम मतलब क्या है जो हमें बोलना है कि कोई और धर्म से नहीं आया ये आप डंके की चोट पे आप बोल सकते हो कि कलरीपायट बिलोंग्स टू हिंदू धर्म और कलरीपायट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म और उसी तरीके की चीजें हैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि मैं कलरीपायट को चाहता नहीं हूं कि अदर रिलीजियंस के लोग इसलिए ना आए या कि उनको कुछ यहाँ पे जबरदस्ती हिंदू ट्रांसफरेशन करा जाएगा या फिर हिंदू जो तरीके से आपको जो है कुछ इस तरीके से कुछ प्रमोशन होता है, ये चीजें नहीं होती है करके मुझे सिर्फ ये कहना है कि कलरीपायट इज फॉर एवरीवन। ये तो एक अगर हम हिंदुइज्म को डीपली देखें तो हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, है ना। हम सब लोगों को सब चीजों के लिए आमंत्रित करते हैं, हम तो किसी को परेशान करने वाले लोग नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ लोग अगर इस वजह से अगर कलरी में नहीं आते हो तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आइए कलरी में और देखिए कलरी का तरीका क्या है। सो दिस इज आप जो है हिस्ट्री को चेंज नहीं करते, आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप जो स्क्रिप्चर्स है उसको चेंज नहीं कर सकते। नो वन कैन कम एंड क्लेम दैट या कलरीपायट इज टॉट बाय जीसस क्राइस्ट, right? It is taught by Lord Parashurama, it is taught by the Agastya Munivar, right? So we are agreeing it, everybody is agreeing, there is no shyness to say कि भैया ये हिंदुइज्म नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, there is not at all any shyness। लेकिन जब मैं अपने गुरुजी के पास गया तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं जो है क्रिश्चियन हूं। मेरे गुरुजी ने कभी मेरे साथ कोई पक्षपात या कोई अलग नजरिए से एक बार भी उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। अगर ऐसे होता तो शायद मैं आज कलरीपायट प्रैक्टिस नहीं कर पाता। उन्होंने सब बच्चों की तरफ मुझे भी अपना बच्चा ही समझा और गुरुजी को सब बच्चों की तरफ मैंने भी अपना बच्चा अपना गुरु समझा और मैंने भी मुझे कभी कुछ फील ही नहीं हुआ कि अगर मैं अपने गुरुजी का पैर छू रहा हूं तो मेरे ऊपर जो है आसमान गिर जाएगा, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। तो आई वॉज वेरी ओके एंड और जो लोगों को भी मैं यही चीज और मैं अपने बच्चों को अपना पैर छूने के लिए बोलता हूँ दैट्स कंपलसरी, यू हैव टू डू इट। हिंदू धर्म के ऊपर तो ये ना कि एक ओपन आर्किटेक्चर रिलीजन है, it's not a single faith religion, it's a multi faith religion, and as many faiths come in, all faiths are accommodated as part of the open architecture umbrella religion। yes, जो मैंने सीखा है वही मैं आगे सिखाऊंगा and I don't have any problem with that। What is the age limit for the learning Kalari, and what are the contraindication or limitation for learning, like back pain wala, no age limit wala, something like that? And second question is nowadays online Kalari also classes going on, is that a good option as of now, or what kind of care should be taken? कलरी की जो एज लिमिट है हम बोल सकते हैं कि बच्चे को जब एक छोटा बच्चा होता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल जब उसका आ जाए और उसकी जो शारीरिक बोन डेंसिटी है वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाए कि छोटे मोटे मूवमेंट को करते वक्त उसके बोन्स को
वीकनेस ना आए, क्योंकि अगर हम छोटे बेबीज को जो बिल्कुल जो 4 साल 5 साल के, उनको बहुत रिग्रेस करके अगर हम प्रैक्टिस कराते हैं तो उनकी ग्रोथ में वो फर्क पड़ता है। तो एक 6 साल से या 7 साल के बच्चे को हम कलरीपैड स्टार्ट करवा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड रही बात किस उम्र तक हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए जो 7 साल का बच्चा होता है उसका बॉडी काफी लचीला होता है, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वही चीज एक 30 साल का आदमी या 32 साल या 40 साल का आदमी करता है, वो भी कर सकता है, लेकिन दोनों का जो तरीके हैं वो अलग हो जाता है। उसको थोड़ा सा धीरे से और मोर वार्म अप करके ज्यादा अपने शरीर को निपुण बना के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या अगर हम बोल सकते हैं कि अगर किसी को कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बैकग्राउंड है, जो ऑलरेडी फिटनेस में है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी टाइम पे आके कर सकते हैं। तो ओनली थिंग इज दैट कि हम कलरीपैड में स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन की बहुत जरूरत होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बचपन से अगर कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ, एक चीज मैं बोलना यहाँ पे भूल गया कि ये कलरीपैड की जो बेसिक चीजें जो डिजाइन किया गया है, यानी आप देख लो कि जो बेतारी है ना, बेतारी में कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइजिंग मूवमेंट्स है, बॉडी एक्सरसाइजिंग चीजें जो डिजाइन किया गया है, और जो डिजाइन किया गया है वो एक ह्यूमन क्रिएशन नहीं है, दैट्स गॉड क्रिएशन। ये हमें पहले समझना होगा कि बाकी मार्शल आर्ट कैन बी अ ह्यूमन क्रिएशन बट कलरीपैड इज अ गॉड्स क्रिएशन। तो कलरीपैड के जो बेतारी में वही चीजों को उन लोगों ने डाला है, इन्फ्यूज किया गया है कि एक व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से हेल्दी होने के लिए। तो अगर हम बच्चों को ये चीज देंगे तो मैं समझता हूं कि वो बच्चा अगर अपने 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में अगर 3 से 4 साल भी अगर कलरी में देगा तो वो अपनी जिंदगी भर शारीरिक रूप से कभी कोई कमी नहीं फील करेगा। और उस बच्चे को आप किसी भी स्पोर्ट्स में या आर्ट में डाइवर्ट कर सकते हो विदाउट हेरी हेसिटेशन, वो बहुत अच्छी तरीके से वो करके आगे आएगा। वो कलरीपैड जब शुरुआत में प्रैक्टिस होता था तब 6 फीट की मिट्टी को खोद के उसके ऊपर हट बना के प्रैक्टिस किया था, वो भी सूरज के उगने से पहले। जब लोग उठते थे कलरी वाला जो है नहाने के लिए जाते था कलरी प्रैक्टिस करके, ये इस तरीके का एक चीज था। फिर धीरे धीरे वो चीज जो है बाहर आया, लोग अब हर जगह पे कलरीपैड सिखा रहे हैं। आज के डेट में मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है कि कलरीपैड के जो शुरुआती जो एक्सरसाइजेस है, कलरीपैड के बेतारी में जो चीजें होती है, अब जो आपने अक्षय को देखा था थोड़ी देर पहले, अक्षय इज माय ऑनलाइन स्टूडेंट, इज नॉट माय कलरी स्टूडेंट। आई मीन मेरे स्कूल का बच्चा नहीं है वो, जो मेरे से फिजिकली सीखा हुआ नहीं आके, वो ऑनलाइन से सीखा हुआ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है सीखने का तो कोई भी कहीं भी सीख सकता है। ऑनलाइन में हम कलरी के मेथारी पार्ट को थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इफ यू आस्क मी कि सर आप जो है नड़ुवड़ी या लॉन्ग स्टिक या स्वord एंड शील्ड उर्मी वगैरह भी हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, नेवर एवर। Only the first major parts of exercise part can be covered in online through. If a trainer and the student both are willingly to learn very interestingly, then only online possible. Self-division, discipline is very much needed in online classes. और जो ऑफलाइन क्लास जो हमारे कलरी में जो बच्चे आते हैं वो तो हम लोग डिसिप्लिन बना ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, nice. And one more question, sorry. What is the general timeline to learn the Kalari in the traditional form? What would be the time, years, how many years we can learn the Kalari? देखो कलरीपैड का 4 भाग है, नॉर्दर्न स्पेशली मैं फोकस करता हूँ नॉर्दर्न कलरीपैड में। तो नॉर्दर्न कलरीपैड में 4 भाग है, तो 4 भागों को अगर आप पहले के टाइम पे अगर देखते थे तो बहुत ज्यादा टाइम, एक 10-15 इयर्स का टाइम लेते थे लोग, 20 इयर्स का टाइम लेते थे लोग कलरीपैड को पूर्ण निपुणता में आने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना टाइम तो आजकल किसी के पास होता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा तौर पे कलरीपैड की जो बेसिक आउटलाइंस को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझ के अगर हमें करना है तो 3 से 4 साल का टाइम में हम काफी अच्छी तरीके से कलरीपैड सीख सकते हैं। तो सर मुझे अभी थोड़ा इतना ही पूछना है कि ऑनलाइन जो कोचिंग है तो उसी मोड से मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? और
किस हद तक सीख सकते हैं सर हम, यानी कि अगर मुझे सीखना है तो कितने दिन ऑनलाइन हो सकता है, उसके बाद कितने दिन के बाद मुझे वहां पे आना पड़ेगा गुरुकुलम में? देखिए, ऑनलाइन का जो माध्यम है, मैंने आपको हमेशा ऑनलाइन में आप बेसिक सीख सकते हो, बेसिक चीजें सीख सकते हो, उसके बाद आप बाकी के प्रशिक्षण आप किसी भी कलरी में जाकर सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में जैसे मैंने बोला, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सेल्फ आपको कोशिश करना पड़ेगा, और आपकी बॉडी की फिटनेस लेवल, आपकी बॉडी की लेवल को देखने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा करके उस चीज को करने के लिए। लेकिन आप ये मान लो कि हम ऑनलाइन में भी काफी सारी चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनफ 1-1.5 साल के लिए हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू दी ऑनलाइन क्लासेस। Shinto ji, namaste. Thank नमस्कार you so much for an amazing session. I enjoyed the session very much. I really love the part where you said that you cannot, separate the whole, the practice and the, the spiritual practice with it. To say that pair chuna, and it has nothing to do with Hindu dharma for that matter. It's a Sanskriti part of it. Yeah. Recently, the text has allowed that, okay, you can do yoga. You cannot chant Om and you cannot say Namaste, and it becomes American yoga. And the newspapers are actually publishing papers saying that, okay, American yoga is allowed, not the Hindu yoga or the Indian yoga. So I think it's very much required that we keep our practices rooted. It doesn't have to be Hindu, it doesn't have to be Muslim or Christian, it has to be Indian, Bharatiya. Is this the right time for me to actually, or is it too late for me to, aspire to join something like this? Because I'm actually exploring different options. I have read about Kalari. We had wonderful, speaker here on Sangam Talks. She talked about a ballad which is done in southern India, and that made me interested in this one. So, is this the right time? And the second thing is that anything, whether it is Hatha Yoga or for that matter Kalari, but everything is to make someone self-disciplined, so that you can realize, the higher truth. So, how do you do this hand-holding for your students? The thing you said, that the conflict of American and the Indian yoga type, I'm really not aware about it because I'm not much in yoga, right? So what I am trying is that tell the truth to people, and it's on people that whether they agree or disagree, right? And about you said that you are in 30s and you want to practice. Yes, you can practice. Let me tell you that कि कलरीपाइड में जिसका भी जो लेवल होता है, हम उसी लेवल से उसको धीरे धीरे करके पुश करते हैं, और अकॉर्डिंग टू आर कलरी लेवल हम उसको बनाते हैं, एंड देन वी मेक देम टू डू मोर. तो दिस इज आर तरीका. क्योंकि अगर आज के डेट में देखा जाए तो बच्चों के मुकाबले में 30s 40s के लोग, इवन आई हैव 50-year-old स्टूडेंट आल्सो विद मी, तो वो लोग भी करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कलरीपाइड जिस तरीके से योग हर कोई कर सकता है, कलरीपाइड भी हर कोई कर सकता है. बस ये है कि राइट ट्रेनर के पास होना चाहिए, राइट टीचर के पास होना चाहिए, अदरवाइज इंजुरीज हो सकते हैं. यस, कलरीपाइड और योग को अगर जो लोगों को योग का बैकग्राउंड है उनके लिए कलरीपाइड थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि इट्स अ सिस्टर कंपनी, राइट. एंड थोड़ा सा क्या है कि योग हम जो चीजें बैठ के एक मैट पे करते हैं, उन्हीं सारी आसनों को या उन्हीं सारी चीजों को हमें यहाँ पे भाग के करना पड़ता है, दौड़ के करना पड़ता है. तो ये एक चेंज होता है, बट दिस चेंज इज अ बिग चेंज, राइट. एंड तो एक इमेंस ऑफ फिटनेस लेवल इज रिक्वायर्ड इन कलरीपाइड. एंड अगर मुझसे बच्चे पूछते हैं, सर मैं 100 किलो का हूँ, बहुत मोटा हूँ, और क्या मैं कलरीपाइड कर सकता हूँ? तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि तुम टाइगर श्रॉफ जैसे दिखेगा तभी मैं तुम्हें कलरीपाइड सिखाऊंगा, ये कोई जरूरी नहीं है. कि आप पहले अपना फिटनेस लेवल बनाओ और उसके बाद मेरे पास आओ, देन फॉर व्हाट पर्पस आई एम स्टैंडिंग हियर. तो वी आर स्टैंडिंग हियर टू मेक पीपल टू राइट हेल्थ, राइट. तो जो बहुत मोटा है वो अपने लेवल में आएगा, जो बहुत पतला है वो थोड़ा मोटा भी हो सकता है कलरी में. तो कलरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतला करता है, कलरी में बैलेंस पे, संपूर्ण बैलेंस की तरफ लेके आते हैं हम लोग. How practical is Kalaripayat in the modern scenario of self-defense? Because the traditional martial arts of Indian origin, they are basically weapon-based martial arts. For example, even in Maharashtra, we have Mardani Khel. The only aspect of which is mostly widely practiced is that Kushti. Because I remember we used to be taught in Kolhapur, because
for 1.5 years I have had I understand Raman your question. Raman's question is that कि how practical is the weapon practice nowadays, right? क्योंकि आज अगर कोई मेट्रो में जा रहा है तो कोई अपने जेब में तलवार या चाकू लेके नहीं जाता, right? तो what is the use of the weapon training nowadays? आपको लगता है कि जो व्यक्ति एक तलवार उठा के जो मारेगा, क्या सिर्फ तलवार का ही काम है उस एक्ट में? क्या सिर्फ तलवार ही काम कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, बॉडी काम नहीं कर रहा है? क्या एक अनाड़ी आदमी जिसने कभी कोई बॉडी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, जिसकी शरीर बिल्कुल हेल्दी नहीं है, उसके हाथ में तलवार देके कोई फायदा है? कैन यू डू एनीथिंग विद दैट तलवार? नो। तो तलवार भी एक शारीरिक रूप से निपुण आदमी के हाथ में ही दे सकते हो आप। तो जो तलवार होता है, अगर आपके तलवार नहीं है आपके हाथ में, तो योर हैंड्स, दिस हैंड कैन बी अ वेपन। समझ में आया? यानी कि जो मूवमेंट, जो टैक्टिक्स, जो टेक्निक्स हम वेपन के तौर पे करते हैं, वो सेम थिंग हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो उस समय के जो वेपन्स के जो एक्शंस थे, जो टेक्निक्स थे, उसको हम प्रैक्टिकली अपने बेयर हैंड से भी हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द मोर ओवर ये भी है रमन इसमें कि जो लाठी का प्रयोग, तलवार का प्रयोग जब कलरी के अरेना में प्रैक्टिस कर करके उस बच्चे के अंदर का डर निकालना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट या एक मार्शल आर्ट एक बच्चे को हम बेसिक तौर पे, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, बेसिक तौर पे हम उसको इसलिए ही सिखाना है कि वो डरे ना। कोई ऐसा सिचुएशन आए कि नो फियर, तो फियर हटाना है उस बच्चे के अंदर सबसे पहले। जब फियर हटेगा तभी वो एक अच्छा फाइटर बन पाएगा। तो यहां पे मेरे कलरी में मैं एक ऐसा तरीका नहीं है मेरा कि इसको चोट लग जाएगी, इसका सर फुटेगा या इसका बोन टूट जाएगा अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये तरीका नहीं है। ये हम लोग पहले ही लिखवा लेते हैं कि कलरी में आ रहा है तो ये इट्स ए कॉम्पैक्ट आर्ट, इससे कुछ भी इंजुरीज हो सकती है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उनको उठा के, फेंक के, तोड़ के इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक बच्चा जो कलरीपैड प्रैक्टिस करेगा या एक बच्ची जो कलरीपैड प्रैक्टिस करेगी, वो इतना निपुण हो जाएगा कि उसको ना कोई डर होगा ही नहीं किसी के मार दाड़ से, या किसी के पत्थर उठा के मारेगा या तलवार उठा के लेके आएगा या लाठी लेके आएगा, उसको डर होगा ही नहीं। तो दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज आल्सो। जो धनुर्वेद बोलते हैं, जो परशुराम जी ने सिखाया था, तो वो धनुर्वेद अपना कलरी में आता है। देखिए, जो स्क्रिप्चर्स है, जो धनुर्वेद में जो चीजें लिखी हुई है, काफी जो हमारे जो फाइटिंग का जो तरीका है, बेसिकली जो हिंदुइज्म में जो स्क्रिप्चर्स में जो एक सिस्टमेटिकली एक एक चीज को धनुर्वेद में पॉइंट किया गया है। एवरी चाहे वो तलवार हो या धनुष हो, एवरीथिंग को सिस्टमेटिकली धनुर्वेद में मेंशन किया गया है। लेकिन जो हम कलरीपाइट को जब बच्चों को सिलेबस के तौर पे या बच्चों को जो कलरीपाइट सिखाते हैं, तो वो धनुर्वेद के स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। कलरीपाइट का एक अपना वे ऑफ टीचिंग है वो। लेकिन अगर आप, क्योंकि देखो क्या होता है कि दैट स्क्रिप्चर इज अगेन अ वेरी डीप थिंग्स, जो कि अगर एक नॉर्मल आदमी उसको पढ़ेगा तो उसको इतना समझ में नहीं आएगा कि धनुर्वेद में क्या लिखा हुआ है। तो उसको या तो हम सरल भाषा में करें, सरल भाषा में करने के बाद भी उसको उसके तो एक डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच है। तो इट्स डेफिनेटली धनुर्वेद इज मेंशन्ड अबाउट ऑल वेपन फाइट्स, ऑल तरीकों के युद्ध, किस तरीके से युद्ध लड़ना है, किस तरीके से युद्ध में आगे लोगों को रखना है, पीछे लोगों को रखना है, सब चीजें धनुर्वेद में एक युद्ध के प्रोस्पेक्ट से सब कुछ समझाया गया है वहां पे। तो दिस इज कलरीपाइट का जो सिलेबस है, एक अगेन एक अलग मार्शल आर्ट के तौर पे एक कलरी वे ऑफ सिस्टम है, जो कि हम कह सकते हैं राजा की इट्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर टू एंसेस्टर, हम लोगों को मिला है, उन लोगों ने हमें ऐसे सिखाया है, हम आगे ऐसे सिखाएंगे, और इस तरीके से ये चीजें। क्या सरकार को ये चीज एनसीसी में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए
क्योंकि अभी जब चाइना से लड़ाई हो रही थी तो हमने पढ़ा था कि मुक्केबाजी हो रही थी, तो हम इसी से उनको हरा सकते हैं यदि और हमारे पास हथियार नहीं है। तो आप, मेरा प्रश्न आप समझ गए कि क्या इसको एनसीसी में या और जो स्कूल में सिखाया जाता है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या किया जा सकता है कितनी आसानी से? धन्यवाद। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपके क्वेश्चन तो मैं एनसीसी या जो सरकार के जो भी विभिन्न जो माध्यम है बच्चों तक डायरेक्ट पहुंचने का, ऐसे कोई इजी वे, चाहे वो एनसीसी हो या कोई भी ऐसे माध्यम हो, ऐसे कोई इजी वे में अगर हम कलरीपाइट के बेसिक्स को ही अगर बच्चों को कराएं या कलरीपाइट को थोड़ा सा हम थोड़ा सिस्टमेटिकली मॉडिफाई करके थोड़ा जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है या सेल्फ डिफेंस की चीजें हैं अगर हम वो बताएंगे कराएंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होगा। बट अगेन वी नीड अ ह्यूज लेवल ट्रेनर्स फॉर दैट, और जो ट्रेनर को हमें पहले अच्छी तरीके से निपुण बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऐसे इसको चैनलाइज कर सकेंगे। तो इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ बिग वर्क टू बी एग्जीक्यूट दैट लेवल थिंग। बट हाँ, हम लोग सिस्टमेटिकली अगर किसी भी माध्यम से बच्चों तक या एनसीसी तक या किसी भी तरीके के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम कलरीपाइट को लेके जाएंगे तो कलरीपाइट से बढ़िया कुछ नहीं है। In any martial art, while we feel that there is a very strong learning on the side of physical part of it, there is a very, very important aspect of mental preparation. And to that extent, the very Indic concept, the way it is told to us in general, is very benevolency oriented, very non-violence oriented, etc., etc. So, to this extent, unless you are very alert and mentally prepared to defend yourself in a very assertive, aggressive fashion, you won't be able to, even if you are well enabled. So, what Kalaripayat says in this aspect? कलरीपाइट में शारीरिक तौर पे साथ साथ मेंटल बैलेंस के लिए क्या है करके, या फिर एक अग्रेसिव या फिर वायलेंस को टैकल करने में कलरीपाइट कितना सक्षम है, शायद ये आपकी क्वेश्चन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कलरीपाइट को कोई भी बच्चा अगर कोई 1 घंटा दौड़ भी लगाता है तो वो मेंटल फील लेके आता है, वो थोड़ा रिलैक्स होता है, अपने मेंटली भी फील रिलैक्सेशन होता है उसका। तो कलरीपाइट को जब एक बच्चा प्रैक्टिस करता है तो सबसे पहले कलरी के अंदर यही है कि जो बच्चा मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव है वो बैलेंस पे हो जाता है, और जो स्टूडेंट मेंटली तौर पे बहुत नीचे है, जो बहुत ही स्लो है, जो बिल्कुल ही अग्रेसिव नहीं है, उसको हम ऊपर की यानी कि बराबर की अवस्था पे कलरीपाइट उसको लेके आता है। रही बात वायलेंस की कि एक वायलेंस को टैकल कर सकता है कलरीपाइट, यस कर सकता है, क्योंकि कलरीपाइट में जब वेपन के तौर पे जब हम लोग वो तभी आप उसको डीप में समझेंगे जब कलरीपाइट में एक बच्चे को जब हम स्टिक ही सिखाते हैं, तो जब एक स्टिक फाइट सिखाते हैं तो उस बच्चे को बहुत स्लोली ऐसे मार के नहीं सिखाते, बहुत जोर से और अच्छी तरह मार के वायलेंटली ही सिखाते हैं उसको, so that he should be ready with any kind of violence. All I want to know is that when can you start your classes in Calcutta? Because I know at least 100 mothers who want to join, or who want their children to join, and mostly mothers of girls. Yeah, definitely. कोलकाता में classes, I don't know कोई class करता है वहाँ पे या नहीं, but yeah, systematically मैम हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत के सभी प्रांतों में बच्चों के लिए इजीली कलरीपाइट मिल जाए उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये मेरी अकेले की कोशिश से तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई जो उस पद पे बैठे हैं लोग, वो लोग अगर इनिशिएटिव लेंगे तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। एंड रही बात कोलकाता, इट्स योर क्वेश्चन इज फ्रॉम कोलकाता, वी गेटिंग लॉट ऑफ जगह से हमें क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कलरी सीखना है करके, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल काफी सारे जगह पे कलरीपाइट है, लोग कलरीपाइट सिखाते हैं। लोग पहले के मुकाबले में अब काफी केरला से बाहर भी लोग कलरीपाइट सिखा रहे हैं, and hopefully I cannot answer the right question, I cannot give you the right answer right now about Kolkata. Your center also mentions a massage.
Kalari Ayurveda massage. Could you share a little bit more info about this? कलरी पाइट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कलरी चिकित्सा, और कलरी चिकित्सा कलरी गुरुकुल करता है। कलरी गुरुकुल एक चिकित्सक होता है, लेकिन कौन सा चिकित्सक होता है कि कलरी गुरुकुल के पास अगर आपको बुखार है, आप कलरी गुरुकुल के पास चिकित्सा के लिए नहीं जा सकते। आपको XYZ कोई सोरियासिस या कोई स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप कलरी गुरुकुल के पास जाके कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज कलरी चिकित्सा? कलरी चिकित्सा इज टोटली बेस्ड ऑन ऑर्थोपेडिक। जैसे कि शारीरिक रूप से हमारा काम होता है बच्चे को निपुण बनाना, है ना। अगर कोई बच्चा कलरी में गिर जाता है, हाथ टूट गया, मसल टियर हो गया, तो स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड ट्रीटमेंट कलरी चिकित्सा में होता है। एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, उसकी चिकित्सा बहुत अच्छी तरीके से कलरी में होता है। उसी प्रकार से कलरी के अंदर जो कलरी मसाज के बारे में आपने बोला, दैट्स कॉल्ड कलरी उर्चिल, जिसका कि एक कोर्स होता है 7 डेज का या 14 डेज का या 21 डेज का, जो उस व्यक्ति की शारीरिक अवस्था के अकॉर्डिंग जो है कलरी गुरुकुल उसको बताता है कि आपको 7 दिनों की चिकित्सा चाहिए या आपको 14 डेज की चाहिए। चिकित्सा क्या होता है 7 डेज का, कि शरीर को मसाज के तौर पर उनकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथनिंग करना और उनके अंदर जो दर्द है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना। तो इसके लिए 7 दिनों की बहुत जरूरी है। अगर कोई ये बोलेगा सर मेरे पास 1 दिन का टाइम है एंड लेट मी आप मेरे को ट्रीटमेंट कर दो, तो 1 दिन की चिकित्सा से वो चीज नहीं हो पाएगा। तो मसाज जो कलरी मसाज होता है तो मिनिमम वो 7 डेज का होता है। वो 7 दिनों में वो इस तरीके से प्रक्रिया होता है, वो मैं पूरी चीजें अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो 7 डेज की पूरी प्रक्रिया में जो उसके शरीर पे जो हम लोग हाथ से या पैर से दोनों तरीके से मसाज होता है। जो चवटी उड़चिल होता है, जो पैरों का जो मसाज होता है, वो किसी पेशेंट के लिए नहीं होता, वो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए होता है। जो एक हेल्दी एथलीट है उसके अंदर और ज्यादा जान लेके आने के लिए पैरों से मसाज करते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे बैक पेन है तो उसको कभी भी पैरों से मसाज नहीं करना, उसको हाथों से ही मसाज होता है, किली से उसकी पेन को रिमूव करते हैं। और साथ ही साथ जो आयुर्वेदा टेक्स्ट बेस्ड जो कषायम होते हैं, अरिष्टम्स होते हैं, जो भी जो चीजें होती है वो भी उसके शरीर की दोष के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। और ये काफी अच्छी तरीके से कलरी उर्चिल से, कलरी मसाज से उस व्यक्ति के शरीर को हम लोग दोबारा हम ठीक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कलरी वाले ही कलरी मसाज कर सकते हैं। एनीवन कैन गो अंडर कलरी मसाज एंड मेक हिज बॉडी परफेक्ट। लेकिन जब कलरी मसाज करते हैं तो अगेन डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है जो हम कलरी मसाज के तौर पे नहीं कर सकते। तो ये कुछ सिस्टमेटिक चिकित्सा पद्धति भी कलरी पाइट के साथ जुड़ा हुआ है। we don't teach कलरी पाइट मसाज या कलरी चिकित्सा टू एनी इंडिविजुअल। कलरी पाइट चिकित्सा, कलरी पाइट मसाज, ये सारी जो चीजें हैं कलरी स्टूडेंट का ही अधिकार है उसमें। कल मेरे पास कोई आएगा बोलेगा मुझे कलरी चिकित्सा सीखना, तो वी कैन नॉट टीच देम लाइक दैट। जो लोग कलरी में है ये उन्हीं के लिए है। इसलिए एक कलरी गुरुकुल, आप लोग मुझे कलरी गुरुकुल बुला रहे हो, कि मुझे लगता नहीं है कि मैं एक गुरुकुल हूँ। एक कलरी गुरुकुल वो होता है जो काफी वर्षों की तपस्या व काफी वर्षों की इस आर्ट में जूझ के ट्रीटमेंट करके और काफी सारी शरीर को अंदरूनी रूप से समझना, एनाटॉमिकली अच्छी तरह समझ के एक वृद्ध व्यक्ति ही एक कलरी गुरुकुल बनता है, राइट। तो एक क्या कहते हैं कि anyone can go for calorie treatment, anyone can go for calorie, but ये ध्यान रखना only pain related, ortho kind of related, sports injury related, इन्हीं लोगों के लिए आप कलरी पाइट में जाना, कलरी चिकित्सा में जाना, या आप बहुत दिन से ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बैक पेन है, आप शरीर में ताकत दी है, वो लोग भी कलरी चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन आप कभी किसी और XYZ चीजों के लिए कलरी में कभी नहीं जाना। सर ये अदबुकल क्या होता है? और अदबुकल वही है जो बोधि धर्म ने 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक थी जो चाइना में सिखाई थी, वो दोनों सेम ही है? अदबुकल नहीं, अडबुकल। अडबुकल जो होता है टेक्निक्स, तो एक कलरी में
सिर्फ 18 टेक्निक्स ही नहीं है, कलरी में अडवगल कई सारे हैं। जब एक बच्चा नेरकाल करता है, मेपाइट करता है, उस मेपाइट में ही कई सारे अडवगल। अडवगल का मतलब क्या है? अडवगल का मतलब ही यही है कि कोई XYZ एक सिनारियो और उस सिनारियो को टैकल करने का प्रयोग, उस प्रयोग को कलरी में अडवगल बोलते हैं कि कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो करके। तो देयर इज कई सारे अडवगल है कलरी के अंदर, बट इसको क्रमानुसार या फिर नंबर के अनुसार कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धा के जो हैंड्स है समवेयर रिलेटेड टू कुछ चीजें इंटरकनेक्टेड हो सकती है, बट कलरी के अंदर इस तरीके से कोई प्रचलन नहीं है। जी मेरा सवाल ये है, जैसे हमने देखा कि जब से गन आया है तब से वॉरफेयर के मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और हमने देखा कि उसके बाद जितने भी ताइक्वांडो ये सब है ये सेल्फ डिसिप्लिन में चले गए और या फिर स्पोर्ट्स में चले गए। तो क्या आज भी इनका मतलब वॉरफेयर में इस्तेमाल हो सकता है या फिर ये मतलब उसी डायरेक्शन में हम चाहते रहेंगे? देखिए आज के डेट में जो वॉरफेयर है वो एक टोटली अलग एक तरीका बन गया है लड़ने का, है ना। तो आज कलरी फाइट सीख के कोई AK-47 के सामने जाके खड़ा नहीं हो सकता। जो फैक्ट है वो फैक्ट बोलना पड़ेगा आपको, है ना। मैं आपको ये क्लेम करने को यहाँ नहीं बैठा हूँ कि भाई आप कलरी फाइट अच्छी तरह सीख जाओ, आपके सामने कोई AK-47 लेके भी खड़ा होगा, आप उसको मार दोगे या आप उसको कर दोगे या कुछ आप उसे विजय प्राप्त करोगे, मैं ये क्लेम करूंगा नहीं कभी। जो फैक्ट है कि भी कलरी फाइट जो है सेल्फ डिफेंस है ही है, और लड़ाई कितनी होती है आज के डेट में? देवांश कितना लड़ते हो बाहर जाके? बहुत कम ही लड़ते हो। कभी कोई मौका हुआ ऐसे कुछ परिस्थिति आई तभी आपको लड़ने की जरूरत है, वरना तो लड़ाई तो इतनी होती नहीं है। तो अब लड़ाई नहीं होती है तो फिर कलरी फाइट क्यों सीखे, ताइक्वांडो क्यों सीखे, कराटे क्यों सीखे, राइट? ये भी हो गया एक चीज। देखो, मार्शल आर्ट इज नॉट फॉर फाइट, मार्शल आर्ट इज नॉट ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट से हम एक व्यक्ति को उसकी सोच, उसकी समझ, उसके दूसरे लोगों से बिहेवियर, व्यवहार, या एक अगर पुरुष है तो उसका नारी के प्रति, अगर एक बच्चा है तो अपने माता पिता के प्रति, एक स्टूडेंट है तो अपने गुरु के प्रति, एक ऐसे व्यक्ति का बनाना समाज में जो कि समाज में हानिकारक नहीं है दूसरे सहजीवियों के लिए, ऐसे एक व्यक्ति को क्रिएट करने का काम करता है मार्शल आर्ट या कलरी फाइट। तो कलरी फाइट से मैं एक अच्छा फाइटर बनाना है करके मेरा एम नहीं है। कलरी फाइट से एक ऐसे व्यक्ति को बनाना जो दूसरे व्यक्ति के दर्द को भी समझता हो और जो अपने लिए खुद भी हिम्मत से खड़ा हो सकता हो और दूसरे लोगों के लिए हानिकारक ना हो। एक ऐसे व्यक्ति का क्रिएशन करना ही कलरी फाइट का असल महत्व है आज के डेट में। कलरी फाइट का मतलब दिवांश ये नहीं है कि तुम मदर डेयरी में दूध लेने जा रहे हो और तुमने 3 महीने कलरी फाइट को प्रैक्टिस किया है, तो सामने जो दूध लेने वाला है उसके कान के नीचे एक चाटा लगा के देखे कि हाँ देखता हूं मैंने कितना प्रैक्टिस किया है करके। ये देखने के लिए नहीं है कलरी फाइट। एक अच्छा व्यक्ति को क्रिएट करना जो किसी के लिए हानिकारक ना हो। सर मैंने कलरी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो देखा है, वीडियोस भी आपके देखे और दूसरे जो भी गुरुकुल से सबके देखे हैं। सो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब आप कौन सा सिखाते हो सर, ये साधारण कलरी या फिर नॉर्थन कलरी? अच्छा। और इस दोनों में डिफरेंस कौन सा है जो सेलेक्ट करना है किसी को? आज के डेट में कलरी फाइट जो मेजरली फोकस करता हूँ, जो आपने मुझसे पूछा, मैं मेजरली फोकस करता हूँ नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरी फाइट में, वड़कन कलरी में। टेक्कन कलरी फाइट मैंने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, क्योंकि जो सदर्न स्टाइल ऑफ कलरी फाइट को सीखने के लिए हमें एक बहुत कम ट्रेनर्स मिलते हैं उसमें जो अच्छी तरीके से इस आर्ट को समझते हैं सदर्न स्टाइल में। और रही बात, अगर आप चूज करोगे कि कौन सा स्टाइल आपको सीखना है, दोनों ही स्टाइल बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो। और सारे ही गुरु जो होते हैं, आप
वो अच्छा ही अपना बेटर देने की कोशिश करते हैं कलरीपयट्ट में। दोनों ही कला को आप सीखोगे। आपको आजकल जो मेजरली जो सदर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट वाले हैं, वो नॉर्दर्न स्टाइल के कलरीपयट्ट को भी सीखते हैं, और जो नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ कलरीपयट्ट जो टीचर है, वो थोड़ा बहुत सदर्न भी सीखते हैं। तो आजकल अगर आप कहीं भी कलरी के लिए जाओगे, आपको दोनों ही चीजों में से बेस्ट चीजें मिल जाएगी। तो कलरीपयट्ट को अभी हमें कलरीपयट्ट ही रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट। I wanted to ask when we first started to practice Kalaripayattu. देखिए तारा, इसका कोई ऐसे कोई आधिकारिक तौर पे किसने कब पहले स्टार्ट किया करके कुछ हमारे पास पुख्ता कुछ सबूत नहीं है। तो आप समझ सकते हो तारा कि कलरीपयट्ट को सबसे पहले आपने ही शुरू किया है और आप ही शुरू कर रही है प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई वांट यू टू डू बेटर इन कलरीपयट्ट, ठीक है? जो भी यंगस्टर्स, यूथ, जो भी हमारे लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत पावर है, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पावर है, हमारे सिस्टम में काफ़ी पावर है, हम इंडियंस में भी काफ़ी पावर है। बस हमें राइट मौका मिलना चाहिए, राइट गाइडेंस मिलना चाहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन फर्स्ट। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी गर्ल चाइल्ड ये सोचती है कि क्या हम लोग भी कलरीपयट्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं सारे बच्चियों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि कलरीपयट्ट आप लोगों के लिए ही है, आओ प्रैक्टिस करो। Every woman should practice it and be bold and be self-dependent on yourself by practicing this art.